हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। दिस इज रंजन और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक सब्जेक्ट, सबसे एलिमेंट्री सब्जेक्ट, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो हो सकता है आप अपनी यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट को एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते होंगे या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जानते होंगे, और अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली इसको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते होंगे। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो हम लोगों ने अभी लिया हुआ है, इस सब्जेक्ट के बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, किस पैरामीटर्स पे जाके हम डिस्कशन करेंगे और किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सबको इस चीज़ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो वीडियो सेशंस आप देखने वाले हैं ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे, किन स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सकता है, कौन ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। आज का जो ये इंट्रोडक्शन सेशन है ये दो चीज़ों में डील करने वाला है। सबसे पहले कि ये वीडियो सेशन किन के लिए होने वाले हैं, फॉर हुम, और सेकेंड पोर्शन जो होगा कि इसमें हम लोग कवर करेंगे अमाउंट ऑफ मॉड्यूल्स जो आने वाले लेक्चर्स में हमारे पास डिटेल फॉर्म में हम न्यूमेरिकल सेशंस पे डील करेंगे। स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स जाके स्टक हो जाते हैं उन सब चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है और ये जो वीडियो सेशंस है ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे एलिमेंट्री लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ये जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं और साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके फिजिक्स के सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स के कई सारे चैप्टर्स हैं जो हमारे इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेशन के अंदर ऑलरेडी डील अप हो जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल AC सर्किट्स, DC सर्किट्स, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, ओम्स लॉ, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो डील करते हैं वो 12th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हुए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उनको काफ़ी हेल्प करेगा। और जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिसके बेसिक कंसेप्ट्स वो नहीं समझ पाते हैं, और उस कारण से कई बार मैंने ये शिकायत देखी हुई कि स्टूडेंट्स एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो सेशन के बाद ऐसा नहीं होगा और इसके बाद आप लोग और ज़्यादा इन्वॉल्व होकर अच्छे से बनाएंगे क्वेश्चंस को, और जहाँ भी डिफिकल्टी होगी, जहाँ भी डाउट होगी, तो आप इस वीडियो का रेफरेंस लेके उस चीज़ को बना सकेंगे। और इसके आगे इसका इंपॉर्टेंस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो इतना कंफर्म है कि आप बिल्कुल फैमिलियर होंगे इस सब्जेक्ट से। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सारे के सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने इंजीनियरिंग के बिल्कुल फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन अगर आप अभी एडमिशन लेने वाले हैं और अभी आप फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं तो डेफिनेटली ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। आप चाहे किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सब्जेक्ट होगा, और साथ ही इलेक्ट्रिकल का बिल्कुल बेसिक डिटेल का सब्जेक्ट है। तो खास तौर पे जो ऐसे बच्चे हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ट्रिपल दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैं बात कर रहा था, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हायर सेम के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे डबल ई ब्रांच हो गया या ट्रिपल ई ब्रांच, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भी इस सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस किस सेंस में है? इंपॉर्टेंस इस सेंस में है कि अगर आप हायर सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आगे चल के आपके पास एक ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जैसे नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, सर्किट एनालिसिस, इस टाइप के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी सारा पार्ट जो होता है वो बेसिक जानना ज़रूरी होता है। अगर आप नेटवर्क का एक न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिंपल कंसेप्ट्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप, करंट इनकमिंग, करंट आउटगोइंग, इन सब चीज़ों के पोटेंशियल्स, इन सब चीज़ों के चार्जेस, इन सब की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे अज्यूम करते हैं, वो सब चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए। और बिना ये चीज़ पता किए आप आगे के सेमेस्टर्स में उस चीज़ को बना नहीं पाएंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर में सिर्फ पेपर क्लियर आउट करने के लिए कुछ यूनिट्स को छोड़ देते हैं और कुछ यूनिट्स बस पढ़ के जाते हैं एग्जाम में। और दिक्कत कब होती है? जब वो हायर सेमेस्टर में पहुंचते हैं और वही सारी चीज़ें डिटेल के फॉर्म में उनके हायर सेमेस्टर में आ जाती हैं और वो चीज़ जब उनसे नहीं बनती है। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि हमारे जो हायर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो खास तौर पे डबल ई और ट्रिपल ई ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, ये भी इस चीज़ से बेनिफिटेड हों, इनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और अगर उन्हें लग रहा है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट छूटा हुआ है पहले का, तो वो अब जाके उनका क्लियर हो जाए। साथ ही साथ अगर मैं बी की बात करूँ तो बी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स
जो पिछली बार क्लियर नहीं कर पाए हैं अपने सब्जेक्ट्स, जिनके बैकलॉग लगे हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी इस वीडियो सेशंस को देखें और उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा मिले, उनके भी बैकलॉग्स वगैरह क्लियर हो जाएं अगर लगे हुए हैं तो, और कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ पे वो नहीं बना पा रहे हैं क्वेश्चन, उसमें उनको कुछ हेल्प मिले। हम कोशिश करेंगे बिल्कुल उस डायरेक्शन में टारगेट करने की। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ अगर, तो ये वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट है गेट एस्पिरेंट्स के लिए भी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि गेट एस्पिरेंट्स के लिए ये बेसिक सब्जेक्ट कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बेस जब तक क्लियर नहीं होगा स्टूडेंट का, तब तक वो हायर सेम के पेपर नहीं निकाल सकता है। और हायर स्टडीज़ कर रहा है, अगर वो गेट की तैयारी कर रहा है, अगर उसके बेसिक लॉज, सर्किट एनालिसिस, बेसिक थ्योरम्स क्लियर नहीं है, तो ऑब्वियस थिंग है कि वो अगर गेट का पेपर दिला रहा है तो उसके जो हायर सेक्शन के एंड्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो भी उससे नहीं बन पाएंगे। तो गेट एस्पिरेंट्स जितने भी हैं उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उनका बेसिक क्लियर हो, और बेसिक तभी क्लियर होगा जब आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लियर होगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये पर्टिकुलर वीडियो सेशंस इन सभी लोगों को टारगेट किया हुआ है। हमारी कोशिश है कि 12th स्टैंडर्ड से लेके गेट एस्पिरेंट्स तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिले, वो सब इस वीडियो सेशन से कुछ उनको फ़ायदा पहुंच सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रहा होगा कि जो वीडियो सेशंस अगर इन लोगों को बेनिफिट करने वाला है तो फिर इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम लोगों ने एक ऐसा मॉड्यूल सेट किया हुआ है, एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया हुआ है जो कोशिश करेगा कि 99% आपकी जितनी भी किसी भी आप यूनिवर्सिटीज़ के हो, तो आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस, गेट के सिलेबस, बेसिक्स, इन सबको कवर करता हुआ हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया हुआ है। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि मॉड्यूल्स कौन कौन से हम बनाने वाले हैं इसके अंदर, किस किस टाइप की चीज़ें किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। मॉड्यूल जो है हमारे पास, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल नंबर 1 से, जिसका कि नाम होगा डीसी नेटवर्क्स। तो मॉड्यूल नंबर 1 विल बी आवर डीसी नेटवर्क्स। तो मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर हम डीसी नेटवर्क्स के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरीज, नेटवर्क रिडक्शन मेथड्स, नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड्स और कुछ बेसिक लॉ एंड थ्योरम्स का डिटेल। तो ये मैक्सिमम मोस्ट टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर ये पर्टिकुलर चैप्टर रहता है, अलग अलग नाम से होता है। बेसिकली जो सिलेबस हम लोगों ने मॉड्यूल जो डिज़ाइन किया हुआ है वो इसी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया हुआ है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस से काफ़ी हद तक ये मैच करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे भी आपको बेनिफिट पहुंचेगा। डीसी नेटवर्क एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे। मॉड्यूल नंबर 1 में जब हम डीसी नेटवर्क्स पढ़ रहे होंगे तो हम किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं वो देख लीजिए एक बार। डीसी नेटवर्क्स के अंदर हम कवर करेंगे, शुरुआत करेंगे ओम्स लॉ से, जो कि सबसे बेसिक है। देन इसके बाद ग्रेजुअली हम जाएंगे किरचॉफ्स लॉ, केवीएल एंड केसीएल। फिर इसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क रिडक्शन मेथड से, यहाँ तक केवीएल केसीएल तक हम पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस। उसके बाद हम जाएंगे कि नेटवर्क को रिड्यूस करने के मेथड्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो नेटवर्क रिडक्शन में हम पढ़ेंगे थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। देन इसके बाद नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन एंड बेसिक कंडीशंस की जो थ्योरम्स हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लूँ मैं, तो वो होंगे सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इन बेसिक चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे अपने मॉड्यूल नंबर 1 में, दैट इज आवर डीसी नेटवर्क्स। अब मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर भी अलग अलग वेरिएशंस होंगे, अलग अलग वीडियोस होंगे। इन सब टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअली ज़्यादा अटेंशन दें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक सेक्शन है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक एक सेक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, सो दैट कि आपके छोटे से छोटे डाउट्स भी जो होंगे वो उसके अंदर से क्लियर हो जाएं। फिर आगे मैं बात करूं तो हम जाएंगे मॉड्यूल नंबर 2 पे। मॉड्यूल नंबर 2 जो होगा हमारा वो डील करेगा एसी सर्किट्स में। तो एसी सर्किट्स में हम बात करेंगे फिलहाल सिंगल फेज एसी के बारे में। तो सिंगल फेज एसी का जो चैप्टर होगा, सिंगल फेज एसी का जो मॉड्यूल होगा वो किन चीज़ों में डील करेगा देख लीजिए यहाँ पे आप लोग। सिंगल फेज एसी का मॉड्यूल सबसे पहले तो शुरुआती सेक्शन में डील करेगा, दैट विल बी द जनरेशन ऑफ एसी, द जनरेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। तो जब भी हम किसी नई क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उस क्वांटिटी की ओरिजिन से, उस क्वांटिटी की जनरेशन से। तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ये क्वांटिटी ओरिजिनेट कैसे हुई, कैसे जनरेट हुई, कैसे रिक्वायरमेंट आई इस चीज़ की, और कैसे हम लोग सिंगल फेज एसी जनरेट करते हैं। जब आप उस क्वांटिटी को जनरेट करना सीख जाते हैं तब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे कि अब उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी विल बी आवर सेकेंड टॉपिक। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी।
तो हमारे इस मॉड्यूल नंबर 2 में हम सेकंड टॉपिक पे जाएंगे, दैट विल बी आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। रिप्रेजेंटेशन के अंदर किन पैरामीटर्स में डील करेंगे हम लोग, तो रिप्रेजेंटेशन में डील करेंगे अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिकल फॉर्म। तो ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होते हैं, तो जैसे वेव फॉर्म, फेजर्स, इन रिप्रेजेंटेशंस को आप कैसे पहचानते हैं, कैसे समझते हैं, उसके बारे में डील करेंगे। ग्राफिकल फॉर्म के बाद आ जाते हैं अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, तो वहां से पता चलता है कि मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन 4 टाइप्स। सबसे बेसिक के बारे में बात करेंगे अगर, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देन पीक वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये पर्टिकुलर चैप्टर भी आपके सिलेबस के अंदर है, आपके फिजिक्स के अंदर है। अगर आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो इन बेसिक चीज़ों के बारे में हम डील करेंगे। ये बहुत ही एलिमेंट्री पोर्शन है एसी का, एलिमेंट्री पोर्शन है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो हायर सेमेस्टर में बहुत दिक्कत जाने वाली है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएं, आप बिल्कुल इन सब चीज़ों से बेनिफिटेड हो। आगे बताता हूं आपको इसके आगे हम क्या कवर करने वाले हैं। तो जब हम लोगों ने जनरेशन पढ़ लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी पढ़ लिया, तब हम जाएंगे उसके एनालिसिस पे। तो जब आप क्वांटिटी को जनरेट करना सीख जाते हैं, उसको एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, तब आप जाते हैं उसकी एनालिसिस करने। एनालिसिस यानी अलग अलग पैरामीटर्स पे उस क्वांटिटी को आप चेक करेंगे, अलग अलग कंडीशंस पे चेक करने वाले हैं आप उसको। तो वो जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा इस मॉड्यूल का वो कहलाएगा एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी, जिसके अंदर हम 3 पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर एसी को टेस्ट करने वाले हैं। दैट इज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। फर्स्ट विल बी द रेजिस्टिव लोड, प्योरली रेजिस्टिव लोड, सेकंड वन विल बी द प्योरली इंडक्टिव लोड, एंड थर्ड वन विल बी द प्योरली कैपेसिटिव लोड। तो एसी के बिल्कुल बेसिक्स, आगे जाके जो न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें मैंने कई बार देखा हुआ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि कंडीशन में जब न्यूमेरिकल बना रहे हैं, फेजर डायग्राम बना रहे हैं, तो उसमें लीड, लैग, ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे समझ में आ रहा है, कैसे पता चलेगा कि हर पोर्शन में कब करंट लीड करने वाली है वोल्टेज से, कब करंट लैग करने वाली है वोल्टेज से। तो ये कुछ एक ऐसा बेसिक डिफिकल्ट वाला पोर्शन होता है, डिफिकल्टी वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे स्टूडेंट जाके रुक जाते हैं, वो अटक जाते हैं और उस पोर्शन को छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये चीज़ नहीं करना है हम लोग। सबसे पहले जब ये एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, पूरा डेरिवेशन हम करेंगे यहाँ पे, डेरिवेशन ऑफ RLC, इंडिविजुअल RLC सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, RL, RC, RLC, LC, इस सब टाइप के कॉम्बिनेशन हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। और वहाँ पे एनालिसिस बेसिकली जो हम लोग कर रहे हैं वो किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं वो हम जानेंगे। कि हम सबसे पहला चीज़ जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन देख रहे हैं, उसके लिए एनालिसिस का एक पार्ट है। एनालिसिस का सेकंड हाफ जो होगा वो डील करेगा पावर कंजप्शन के ऊपर, कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही है किस पर्टिकुलर कंडीशन में। और इसी बेस पे आप जितने भी न्यूमेरिकल बनाएंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्यों हम लोग लिखते हैं करंट लीड कर रही है एक पर्टिकुलर केस में और करंट लैग कर रही है दूसरे केस में। तो आफ्टर गोइंग ऑन टू द एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी मॉड्यूल के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप न्यूमेरिकल की भी बात करें या किसी भी पोर्शन में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल। और यहीं से हमको रिलेशन मिलेगा, रिलेशन बिटवीन R, X एंड Z, यानी इम्पीडेंस का रिलेशन इन रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टिव लोड, रिएक्टिव लोड एंड ऑल दोज कंपोनेंट्स। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आगे जाएंगे पावर ट्रायंगल पर। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि एसी के अंदर कितने टाइप की पावर्स होती हैं, पावर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और किसके टर्म्स में पावर किस फॉर्म में वेरी करती जाती है। तो जब एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं स्टूडेंट्स को, फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी क्वेश्चन में एसी के ये लिखा होता है कि कैलकुलेट द KVAR रेटिंग ऑफ द सर्किट, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये KVAR कौन सी क्वांटिटी होती है। तो जब आपको ये पता होगा कि KVAR इज नथिंग बट अ वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, तब आप उस चीज़ में डील कर पाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि रिएक्टिव पावर में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं पावर ट्रायंगल के बारे में इसी के अंदर। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, दिस विल बी द टॉपिक ऑफ पावर फैक्टर, दैट इज cos phi। इतना कुछ कवर अप करने के बाद हम जाएंगे एसी के न्यूमेरिकल पे। अब एसी के न्यूमेरिकल में आपको इन सभी कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जितना भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इन सारे कंसेप्ट्स में डील करते हुए हम जाएंगे अपने न्यूमेरिकल पे, सो दैट कि बेसिक सा बेसिक चीज भी आपसे बिल्कुल ना छूटे, हर चीज बन जानी चाहिए। तो दिस वॉज अवर एंटायर मॉड्यूल नंबर 2। अब बात करें अगर मॉड्यूल नंबर 3 की, तो जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे सिंगल फेज एसी, अब इसके बाद मैं देखूंगा 3 फेज एसी। इमीडिएटली आफ्टर सिंगल फेज एसी वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द 3 फेज एसी, क्योंकि जैसे ही आपके इसके कंसेप्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे तब सारी क्वांटिटीज को 3 टाइम्स में पढ़ने का टाइम आएगा। तो जब हम 3 फेज एसी में जाएंगे तो देखते हैं अपना मॉड्यूल नंबर 3 किन चीज़ों में डील करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया मॉड्यूल नंबर 3 में हम देखने वाले हैं अबाउट 3 फेज एसी।
तो जब सिंगल फेज एसी का कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तब हम पहुंचेंगे 3 फेज एसी पे। सो दिस विल बी आवर मॉड्यूल नंबर 3, दैट इज 3 फेज एसी सर्किट्स। तो 3 फेज एसी सर्किट्स के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं? सबसे पहले शुरुआत में, अब चूंकि आपने जनरेशन पहले ही देखा हुआ है सिंगल फेज एसी का, सिंगल फेज एसी का रिप्रेजेंटेशन देखा हुआ है, सिंगल फेज एसी के आपने एनालिसिस देखे हुए हैं, तो ये सारी चीजें दोबारा से नहीं करेंगे हम लोग। हम क्या किस चीज को करेंगे? सीधे टू द पॉइंट आएंगे, सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जाएंगे और 3 फेज एसी में हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे अबाउट द जनरेशंस। तो जनरेशंस के थोड़े से डिटेल अगर हम लोग देख लेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि 3 फेज एसी में क्या खास बात है और क्यों हम लोग सिंगल फेज एसी के बाद डायरेक्टली 3 फेज एसी पे जा रहे हैं, 2 फेज एसी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या खासियत है, क्या डिफरेंस है सिंगल फेज और 3 फेज एसी के अंदर, और क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 3 फेज एसी में 3 अलग अलग फेजेस होते हैं RYB। इसी पर्टिकुलर जो सीक्वेंस को हम लोग ये कहते हैं दैट इज नोन एज फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि ये फेज सीक्वेंस बनता कैसे है, कैसे अलग अलग फेज डिफरेंस एंगल पे हम लोग इन क्वांटिटीज को प्लेस करते हैं, ये इन क्वांटिटीज को जनरेट करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती है इसे जनरेट करने की, और किस पैरामीटर को देखते हुए बनाया जाता है फेज सीक्वेंस, और क्यों इसको बोला जाता है R, Y और B। तो इस टॉपिक को कवर अप करने के बाद फिर हम आगे जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आफ्टर फेज सीक्वेंस वी विल डील अबाउट कनेक्शन ऑफ 3 फेज एसी। तो जब 3 फेज एसी सिस्टम है तो डेफिनेटली उसके कनेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर सिंगल फेज एसी था तो आपने सीरीज पैरेलल 2 टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं आप, किसी भी कॉइल को, किसी भी सर्किट को, किसी भी इंपिडेंस को। लेकिन जब बात 3 फेज एसी की होती है तो आप सीरीज पैरेलल से काम नहीं चलता है, तब हमको 2 स्पेशल टाइप के कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है, और वो 2 कनेक्शंस जिनसे आप यूनिट नंबर 1 में भी फैमिलियर हो जाते हैं वो हम यहाँ पे डील करेंगे। दोज कनेक्शंस विल बी द स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी उनको मैं बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। इसी स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे 3 फेज की कॉइल्स को, 3 फेज के इंपिडेंस को बैलेंस कनेक्शन में अगर आप कनेक्ट करोगे तो कैसे आप स्टार या कैसे आप डेल्टा कनेक्शन में इनको कनेक्ट कर सकते हैं। और वहां से ओरिजिनेट होता है कंसेप्ट किसका? लाइन क्वांटिटीज का और फेज क्वांटिटीज का। तो वहां से अब हमको पता चलेगा कि अब क्वांटिटीज जो आरएमएस फॉर्म में या एवरेज फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो अब लाइन के फॉर्म में और फेज के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस की जाएगी। तो वहां से हम डील करेंगे 2 डेरिवेशंस में, दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज क्वांटिटीज फॉर ईच ऑफ देम, दैट इज फॉर स्टार ऑल्सो एंड फॉर डेल्टा ऑल्सो। तो इनके बनते हैं 2 डेरिवेशंस, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेजेस एंड रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट्स, इंडिविजुअली फॉर स्टार, इंडिविजुअली फॉर डेल्टा। तो इन्हीं 2 डेरिवेशंस में से कोई एक डेरिवेशन हर बार किसी ना किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बिल्कुल अवेलेबल होता है, ये आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के पेपर्स में। आगे बढ़ेंगे इसके बाद कनेक्शन के बाद हम फिर से जाएंगे पावर इन 3 फेज एसी में। तो जब हम पावर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे वही 3 पावर हम लोग पढ़ेंगे जो सिंगल फेज एसी के अंदर पढ़ा हुआ था, दैट इज अगेन एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर। लेकिन अब ये 3 फेज एसी का हो गया है, तो 3 फेज बैलेंस कंडीशन में इन पावर्स की वैल्यू कैसे वेरी करती है। तो हम लोगों ने इससे पहले सिंगल फेज एसी के बारे में पढ़ा होगा पावर का, तो अब जब पढ़ेंगे 3 फेज का तो फिर पता चलेगा कि कितने टाइप की 3 जो पावर्स होती हैं इनके अंदर वेरिएशंस कैसे आते हैं, जैसे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, डिनोटेड बाय P, Q एंड S। तो डिटेल में जाएंगे इन चीज़ों के बारे में, और इतना कुछ पढ़ने के बाद फिर हम कवर करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके बिना हम लोग न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे। बिना लाइन एंड फेज क्वांटिटी की रिलेशन जाने बिना स्टार एंड डेल्टा में हम न्यूमेरिकल को डील नहीं कर पाएंगे। हमको पता नहीं चलेगा कि अगर स्टार का न्यूमेरिकल है तो उसमें VL और VPH का क्या रिलेशन होता है, IL और IPH का क्या रिलेशन होता है। तो इन टॉपिक्स के अंदर डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स हायर सेमेस्टर में जब ट्रांसफार्मर के स्कॉट कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, वाई कनेक्शन जब पढ़ते हैं तो उनको वो कंसेप्ट वहाँ से क्लियर नहीं हो पाता है कि इनके स्टार कनेक्शन के अंदर हमारे पास ये रिलेशन कहाँ से आ रहा है, ये √3 VPH क्यों आ जा रहा है बार बार। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो यहाँ से क्लियर होंगी आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से, और ये पूरा होगा 3 फेज एसी सर्किट्स का हमारा मॉड्यूल नंबर 3। फिर ग्रेजुअली हम आगे मूव करेंगे अपने मॉड्यूल नंबर 4 पे। तो आइए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 4 में क्या पढ़ना है हम लोगों को। जब हम जाएंगे मॉड्यूल 4 पे, तब तक इससे पहले हम लोगों ने डीसी में डील कर लिया होगा, सिंगल फेज एसी में डील कर लिया होगा और 3 फेज एसी में। तो इलेक्ट्रिकल के मेजर जो पोर्शंस होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल की जो 2 अलग अलग क्वांटिटीज होती है, दैट इज डीसी एंड एसी, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में हम पढ़ चुके होंगे।
फिर आगे अब डील करना शुरू करेंगे हम लोग मैग्नेटिक सर्किट्स में, और यही होगा हमारा मॉड्यूल नंबर 4, दैट विल बी मैग्नेटिक सर्किट्स। तो मैग्नेटिक सर्किट्स के इस मॉड्यूल में क्या पढ़ने वाले होंगे हम लोग? इस मैग्नेटिक सर्किट के मॉड्यूल में हम डिटेल में बात करेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट किन चीज़ों से कंप्राइज होता है, कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स लगे होते हैं, कौन कौन सी क्राइटेरियाज होती है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, और कई ऐसी चीज़ें जो एनालॉगस क्वांटिटी होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की बिल्कुल एनालॉगस होती है मैग्नेटिक क्वांटिटी में। तो एक बेसिक सा कंपैरिजन, एक कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ के बीच में, और इसी स्टडी के साथ अपना मैग्नेटिक सर्किट्स का चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो इसके अंदर डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट एनालॉजी में, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैग्नेटिक सर्किट के एनालॉगस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करंट की बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स सेटअप होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट से आप कंपेयर कर लो तो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस, दैट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, वो मैग्नेटिक सर्किट में आपको रिलक्टेंस के फॉर्म में एक एनालॉजी मिलती है। तो ऐसे ही बेसिक एनालॉगस क्वांटिटीज जो होंगी उनको हम स्टडी करेंगे, उनके फॉर्मूले स्टडी करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप उनको डील कर सको। तो एनालॉजी के अंदर हम बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, समवेयर 8 to 9 टर्म्स हैं जिसके बारे में हम डील करेंगे। उन सभी टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूलेस कहाँ से बने, उनके यूनिट्स कैसे आते हैं, वो पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज आवर मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्रिंजिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्रिंजिंग किस कंडीशन को बोलते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर, ये सारी दो चीज़ों के बारे में हम डील करेंगे इसके अंदर। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आफ्टर मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्रिंजिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज BH कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व। तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट हैं तो हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉसेस, इन सब चीज़ों के बारे में आप अभी भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। आप फिजिक्स के सब्जेक्ट के अंदर आपके ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है वो आएंगे ही। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आगे पढ़ना ही पढ़ना है। ट्रांसफार्मर के चैप्टर के अंदर जाओगे तो उससे पहले आपको हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, इनको डील करने का तरीका, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर BH कर्व का टॉपिक कि BH कर्व कैसे स्टडी किया जाता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसका जो लैब स्टडी होता है, लैब में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल का टॉपिक भी है। BH कर्व का एनालिसिस किया जाता है लैब्स के अंदर, तो हम इसको थ्योरेटिकली डील करेंगे और प्रैक्टिकल ओरिजिनेशन के साथ साथ इसको हम डील करते जाएंगे। सो दैट तो अगर आपने अपने लैब में प्रैक्टिकल भी किया होगा इस चीज़ का तो आपको ये क्लियर होता जाएगा कि वो प्रैक्टिकल का जो एनालिसिस रिजल्ट आया था, एनालिसिस आउटपुट आया था, वो किस बेसिस पे आया था और हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो ये BH कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में डिटेल में जाएंगे हम। इसी के साथ साथ डील करेंगे एडी करंट में भी, कुछ बेसिक सी बातें करेंगे एडी करंट के बारे में कि ये क्या होता है, ये किस तरीके से क्रिएट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, और इसको कैसे काउंटर किया जाता है, कैसे इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स में। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके हायर सेमेस्टर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये होगा हमारा पूरा मॉड्यूल नंबर 4 जिसमें मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में हम डील करने वाले हैं। तो आइए इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने मॉड्यूल नंबर 5 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, हम अपने मॉड्यूल में किस सीक्वेंस में कौन कौन सी चीज़ों को डील करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक पूरा प्रॉपरली समराइज करके बना दिया है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं कि हमारे किस मॉड्यूल में हम किन बेसिक टॉपिक्स को डील करेंगे। तो मैं एक बार शुरुआत से आपको पूरा बता देता हूँ। शुरुआत में हम लोग डील करेंगे मॉड्यूल नंबर 1 में इन आवर DC नेटवर्क्स चैप्टर, जिसके अंदर के पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे ओम्स लॉ, KVL KCL, थेवेनिन्स, नॉर्टन, सुपरपोजिशन एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इनके बेसिक न्यूमेरिकल्स पे भी जाएंगे, इनकी बेसिक डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे भी जाएंगे। डिफिकल्टीज जहाँ पे आती है, जहाँ स्टूडेंट्स रुक जाते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम जाती है, उन सब चीज़ों को भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ। नेक्स्ट पे हम लोग जाएंगे मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज आवर सिंगल फेज AC सर्किट। सिंगल फेज AC सर्किट्स में हम जनरेशन, रिप्रेजेंटेशन और एनालिसिस, इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जनरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे जनरेट होती है क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन में हम जाएंगे ग्राफिकल, मैग्नीट्यूड और मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, और एनालिसिस में जाएंगे बेसिक RLC सर्किट के एनालिसिस थ्योरम्स के अंदर।
फिर इसी के अंदर हम पढ़ेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल एंड पावर ट्रायंगल अलॉन्ग विथ पावर फैक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर और उसके न्यूमेरिकल्स। तो इतना कुछ कवर करने के बाद होगा हमारा मॉड्यूल नंबर 3, दैट विल बी 3 फेज एसी सर्किट्स। और चूंकि हमने सिंगल फेज एसी में पहले ही जनरेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन देखा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये जनरेशन समझने में, क्विकली समझ में आएगा अगर आप पिछले वीडियो से रेफरेंस ले लेंगे तो जनरेशन हम पढ़ लेंगे। उसके बाद सीधे जाएंगे फेज सीक्वेंस के अंदर, फेज सीक्वेंस में पढ़ेंगे RYB फेज का क्या सिग्निफिकेंस होता है। देन इसके बाद जाएंगे हम कनेक्शन ऑफ 3 फेज एसी में, जहां की जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर हम 2 टाइप के कनेक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन विल बी द स्टार कनेक्शन, सेकंड वन विल बी द डेल्टा कनेक्शन। और इसी के अंदर हम रिलेशंस को स्टडी करेंगे कि स्टार और डेल्टा के अंदर लाइन और फेज क्वांटिटीज एक दूसरे से किस रिलेशन पे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, वैसे ही फेज वोल्टेज, फेज करंट्स, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है पहले हम स्टडी करेंगे। देन इसके बाद आगे जाएंगे पावर इन 3 फेज एसी में। तो चूंकि आपने पहले ही सिंगल फेज एसी में पावर ट्रायंगल पढ़ा होगा, तो वो कंसेप्ट आपका वहां से क्लियर हो जाएगा और वो आप इंप्लीमेंट कर देंगे यूनिट नंबर या मॉड्यूल नंबर 3 में इन पावर इन 3 फेज एसी। तो पावर इन 3 फेज एसी में आप वही सारे बेसिक कंसेप्ट्स का यूज करेंगे, लेकिन हम ये समझेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप ऑफ लाइन एंड फेज कनेक्शंस आप पावर को भी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी लाइन एंड फेज क्वांटिटी के टर्म्स में पावर को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। देन फिर हम जाएंगे अपने मॉड्यूल नंबर 4 पे, दैट विल बी द मैग्नेटिक सर्किट्स। तो मतलब जब हम सिंगल फेज एसी, 3 फेज एसी और डीसी यानी एंटायरली 2 अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज को हम पूरी तरह से पढ़ चुके होंगे, तब जाएंगे हम इसके बाद अपने मैग्नेटिक सर्किट्स पे, जहां हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटिटीज में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटिटीज की एनालॉजी से। एनालॉजी यानी वहां हम एनालॉगस क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो किस तरीके से एनालॉगस है, लिंक्ड है, रिलेटेड है एसी के क्वांटिटीज से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर एग्जांपल हम रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस का एग्जांपल पढ़ेंगे, वहां देखेंगे क्या एनालॉगस रिलेशन है दोनों के बीच में, करंट फ्लक्स का रिलेशन देखेंगे, एमएमएफ ईएमएफ का रिलेशन देखेंगे, परमियंस कंडक्टेंस का रिलेशन देखेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में हम डिटेल में जाएंगे इस पोर्शन के अंदर। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक लीकेज, फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, न्यूमेरिकल में कई बार इसकी जरूरत पड़ती है और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लिक नहीं करता है कि ये फ्रिंजिंग वर्ड का मतलब क्या था। ये फ्रिंजिंग यानी ये इसको लॉस की तरह कंसिडर करें, ऐड करें वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करें, वो समझ में नहीं आता है। तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर उसके बारे में भी डील करेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे फ्रिंजिंग लॉस होता है और कैसे उसे काउंटर किया जाता है मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर। फिर आगे बढ़ेंगे हम बीएच कर्व या हिस्टेरिसिस कर्व पे, और इसी के साथ साथ पढ़ेंगे एडी करंट लॉसेस के बारे में। तो जो हिस्टेरिसिस लॉस या हिस्टेरिसिस कर्व आपको ट्रांसफॉर्मर्स वाले चैप्टर में मिलेगा, वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे जाने के बाद आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। उस समय जब हम लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मर के अंदर हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस होते हैं, तो वो कंसेप्ट आपको दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा, वो कंसेप्ट आपका यहीं से बना हुआ होगा। साथ ही साथ आपको रेफरेंस मिल जाएगा, अगर आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लैब में प्रैक्टिकल्स में ये बीएच कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रैक्टिकल कराया जाता है लैब के अंदर, तो आपको उससे भी एक रेफरेंस मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो सेशन के अंदर हम उस थ्योरी को भी कवर करेंगे उसी वीडियो सेशन में। तो ये बीएच कर्व या हिस्टेरिसिस कर्व आपका क्लियर हो जाएगा। देन आगे बढ़ेंगे हम मॉड्यूल नंबर 5 पे, दैट विल बी डीसी मशीन्स, जहां हम डीसी मशीन्स के बारे में, तो बेसिकली 2 टाइप की मशीन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। वन विल बी द डीसी जनरेटर और सेकंड वन वाला जो होगा दैट विल बी डीसी मोटर। तो यहाँ हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर एंड मोटर पढ़ेंगे। वहाँ पे उसके अंदर बेसिकली पार्ट्स कौन से होते हैं, कैसे उसका स्टेटर होता है, कैसा उसका रोटर होता है, वो किन किन बेसिक पार्ट्स को कंप्राइज करके बनता है, कंटेंट करके बनता है, तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे इसी के कंस्ट्रक्शन के बाद ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन्स, जहां हम ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करना सीखेंगे। वो ईएमएफ किस पोर्शन के अंदर कैसे बनती है उसको समझेंगे, जानेंगे, डिटेल में जाएंगे। और टॉर्क इक्वेशन इसी के साथ कंटिन्यूएशन में पढ़ते जाएंगे हम। आफ्टर टॉर्क इक्वेशन एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म और इंटरनल सर्किट फॉर्म के तरीके से मैंने डिवाइड किया हुआ इस पोर्शन को। तो हम इंटरनल सर्किट के अंदर बनने वाली ईएमएफ और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर भी बनने वाली ईएमएफ जो डिपेंड कर रही है अलग अलग क्वांटिटीज़ के ऊपर, अलग अलग कनेक्शंस के ऊपर, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे ही। जी हाँ, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे दिक्कत जाती है कि कनेक्शन का टाइप बदला, शंट मशीन आ गया, सीरीज मशीन आ गया, शंट कंपाउंड बाउंड मशीन आ गया, और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि इसके अंदर कनेक्शन कैसा था, इसके अंदर ईएमएफ इक्वेशन कैसे वेरी करती थी। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से हम समझेंगे इसको कि जैसा भी कनेक्शन हो आप उसके अकॉर्डिंग ऑन स्पॉट आप तुरंत के तुरंत वहीं पे आप फॉर्मूला निकाल के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटेल में जाएंगे हम एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म के अंदर, और टाइप्स ऑफ डीसी मोटर एंड जनरेटर में इन्हीं टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कनेक्शन या टाइप्स ऑफ वाइंडिंग के बारे में, कि जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सीरीज वाइंडिंग हो गया, शंट वाइंडिंग हो गया, कंपाउंड वाइंडिंग हो गया, इसके न्यूमेरिकल्स को आपको कैसे डील करना चाहिए, हम डिटेल में जाएंगे इसके अंदर। देन our next module will be our module number 6, that is single phase transformer। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ट्रिपल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे तो आगे भी इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा। वैसे तो इन सभी यूनिट का काफ़ी सिग्निफिकेंस है, लेकिन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्टैंड्स अपार्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, जो अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी आपके कोर्स के अंदर है, वहाँ भी आपको इक्विवेलेंट सर्किट, रिफर टू प्राइमरी साइड, रिफर टू सेकेंडरी साइड, ये सब कुछ पढ़ना है आपके सिलेबस के फिजिक्स में। और इसी के साथ साथ हम आगे जाएंगे आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स, आइडियल के अजम्पशंस और प्रैक्टिकल के रियलिटीज, प्रैक्टिकल के वर्क्स, और उसके बेसिस पे उसके एफिशिएंसी कैलकुलेशंस, इन सब चीज़ों पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तो ट्रांसफार्मर के लॉसेज, इसी में जैसा कि मैंने बताया कि जो हिस्टेरेसिस और हम लोग हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस के बारे में यहाँ पढ़ चुके होंगे मैग्नेटिक सर्किट्स में, ये वापस आएगा वहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर। वहाँ जब हम आयरन लॉस के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ कैसे हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेज अवेलेबल होते हैं और कैसे हम उन चीज़ों को काउंटर करते हैं, कैसे हम ऐसे मेजर्स लेते हैं जिससे कि ट्रांसफार्मर के अंदर के हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेज को रिड्यूस किया जा सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम फिर जाएंगे कॉपर लॉसेस के बारे में भी और कैलकुलेट करेंगे ऑल डे एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन के न्यूमेरिकल, जो कि आपके CSV2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रविशंकर यूनिवर्सिटी से आप हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, VIT से हैं तो इंपॉर्टेंट है, और एनी अदर यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, इनफैक्ट आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी पढ़ रहे हैं तो भी ये सिलेबस का बेसिक कंटेंट है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप चाहे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो चाहे किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर ब्रांच के स्टूडेंट को अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना ही होता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। सब्जेक्ट का नाम जरूर चेंज होता जाता है, लेकिन ये पर्टिकुलर सिलेबस आपके पोर्शन में बिल्कुल रहेगा। इसका जितना भी पोर्शन हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, जो हम कवर करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, ये बिल्कुल ऐसी कोशिश की गई है कि आपके सिलेबस को ये मैच करे, आपको ये बेनिफिट पहुँचाए काफ़ी हद तक। और जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये हमारे वीडियोज़ इन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे, चाहे कोई 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, या कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, या BE के बैकलॉग के स्टूडेंट हो, या इंजीनियरिंग के EEE और EE ब्रांच के स्टूडेंट हो जो हायर सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया गेट एस्पिरेंट्स। गेट एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सब चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इन सभी वीडियोस से। और इसी के साथ साथ जब हम इन सेशंस के थ्रू जा रहे होंगे तो मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक्स को भी अपने साथ साथ रेफर करते रहें। जितने भी टेक्स्ट बुक मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि हमें कौन सी टेक्स्ट बुक रेफर करनी चाहिए और उनकी इंपॉर्टेंस किस चैप्टर में कितनी ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो मे बी आई थिंक उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि इन टेक्स्ट बुक को आप कैसे पढ़ें, किस चैप्टर के लिए कौन सी टेक्स्ट बुक रेफर करें। तो आइए देखते हैं कि अब इंपॉर्टेंट पार्ट यानी टेक्स्ट बुक्स कैसे सेलेक्ट करें, आप कैसे आपको पता चले कि किस चैप्टर में कौन सा टेक्स्ट बुक यूज़ करना है। तो टेक्स्ट बुक की बात करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा कि कौन सी टेक्स्ट बुक किस यूनिट के लिए आप प्रेफर करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अगर आप मॉड्यूल नंबर 1 देखेंगे दैट इज़ DC नेटवर्क्स, तो अगर इसके लिए आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो DC नेटवर्क्स के लिए जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए ये BL थरेजा की टेक्स्ट बुक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक, जो काफ़ी बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इस पॉइंट से कि यूनिट नंबर 1 अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए भी उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बेसिक कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन इस यूनिट में न्यूमेरिकल के यानी सर्किट एनालिसिस के न्यूमेरिकल जितने बनते हैं उनका सिग्निफिकेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी और गेट के एग्जाम में भी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स का इंपॉर्टेंस कहीं ज़्यादा है। यानी KVL KCL की थ्योरी के साथ साथ KVL KCL के यानी मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस बनते हैं इनका सिग्निफिकेंस कहीं ज़्यादा होता है, और ये बुक जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कवर करती है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप जैन एंड जैन की भी बुक रेफर कर सकते हैं। जैन एंड जैन की भी बुक आपको ईजिली मिल जाएगी। ये बुक भी ज़्यादा अमाउंट में न्यूमेरिकल्स प्रेफर करती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ इसके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, अलग अलग वेरिएशन दिए हुए हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में खास तौर पे जब DC नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स हो गए या नेटवर्क सर्किट एनालिसिस थ्योरम्स जो हो गए, एनालिसिस लॉज हो गए, इनके जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे आपके मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कंसेप्ट उतने ही अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये 2 बुक मैं इसीलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर के न्यूमेरिकल अच्छी कैटेगरी के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं और अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ के न्यूमेरिकल अवेलेबल हैं। तो थ्योरी का अमाउंट लिमिटेड है, थ्योरी इन बुक्स के अंदर इतना है जो आपको समझ में आ जाएगा, जो ईजिली आप समझ सकते हैं। लैंग्वेज बहुत सिंपल है इसकी, साथ ही साथ न्यूमेरिकल की जो बहुत सारी वेरिएशंस हमको चाहिए होती है वो इसके अंदर अवेलेबल है। मॉड्यूल 2 की अगर मैं बात करूं दैट इज सिंगल फेज AC यानी जनरेशन रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस और ये जितना कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, इन सब चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको जो बुक रेफर करनी है दैट पर्टिकुलर बुक कैन बी
अगेन एक बार फिर आप जैन एंड जैन भी रिफर कर सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा आप सहदेव एंड चतुर्वेदी की बुक भी रेफर कर सकते हैं। सहदेव एंड चतुर्वेदी की भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बुक आती है इसे आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसमें इतना पोर्शन जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ मॉड्यूल के अंदर, ये पोर्शन पर्टिकुलरली थोड़ा सा डेरिवेशन का पोर्शन है, थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन है और एक बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करने का पोर्शन है। तो वो बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप किए बिना आप न्यूमेरिकल में अगर जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कंडीशंस कहाँ से आ रही है। तो इतना कुछ जानने के लिए हमको एक हैवी अमाउंट ऑफ डेरिवेशंस, हैवी अमाउंट में थ्योरी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और फिर उसके बाद अलग अलग वेरिएशन चाहिए न्यूमेरिकल के। तो वो सहदेव एंड चतुर्वेदी की जो बुक है बेसिक इलेक्ट्रिकल की, वो बुक काफ़ी हद तक इन चीज़ों को कवर करती है। उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको जितना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और विथ प्रॉपर डेरिवेशन, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा उसके अंदर का। न्यूमेरिकल फिर अलग अलग वेरिएशंस के हैं, ये सहदेव एंड चतुर्वेदी की बुक। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जैन एंड जैन को भी रेफर कर सकते हैं इसके अंदर। थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं, यानी थर्ड मॉड्यूल दैट इज 3 फेज AC, तो अगेन सेम बुक सहदेव एंड चतुर्वेदी आप रेफर कर सकते हैं। 3 फेज AC और सिंगल फेज AC काफ़ी अच्छा दिया हुआ है उसके अंदर, काफ़ी इलेबोरेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, सो दैट कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम भी इस चीज़ों को जान रहा है, फर्स्ट टाइम भी इससे पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो ईजिली उसकी लैंग्वेज समझ सकता है। साथ ही साथ अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल के वेरिएशंस भी उसको मिलती रहेंगी इस बुक के अंदर। तो फॉर आवर थर्ड मॉड्यूल ऑल्सो आई विल रिकमेंड सहदेव एंड चतुर्वेदी। और जैसा कि मैंने बताया न्यूमेरिकल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जैन एंड जैन इज अगेन अ गुड बुक। तो जैन एंड जैन आप ज़रूर रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। जैन एंड जैन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैन एंड जैन के अंदर जो न्यूमेरिकल गिवन है वो काफ़ी अच्छे कलेक्शन है उनके पास। जैन एंड जैन के न्यूमेरिकल के अंदर कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक अच्छा खासा स्कोप मिल जाएगा, एक अच्छा खासा वेरिएशन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप जैन एंड जैन का बुक भी यूज़ कर रहे हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट सहदेव एंड चतुर्वेदी की बुक तो बिल्कुल पढ़नी ही है आपको, इस बुक से आप पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज आवर मॉड्यूल नंबर 4, दैट इज मैग्नेटिक सर्किट। तो इंपॉर्टेंस ये है इसके अंदर बुक का कि जो बुक आप प्रेफर करेंगे दैट बुक कैन बी द बुक बाय के उमा राव। इस राइटर की बुक है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, गूगल बुक्स में भी आपको मिल जाएगा इसका प्रीव्यू। आप के उमा राव की अगर बुक रेफर करते हैं इसके मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर, तो काफ़ी डिटेल फॉर्म में दिए हुए हैं, काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है मैग्नेटिक सर्किट का। और जो कंपैरिजन वाला पार्ट है, जो कंपैरिजन है मैग्नेटिक सर्किट का इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ, वो आपको लिंक करने में हेल्प करेगा। आप लिंक कर पाओगे कि जब आपने मॉड्यूल 2 और 3 पढ़ा तो उससे कैसे आपको लिंक करना है मैग्नेटिक सर्किट्स को, वो लिंक करने का कंडीशन बहुत अच्छा दिया हुआ है के उमा राव की बुक में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इन सब थ्योरीज के साथ साथ इस मैग्नेटिक सर्किट के अंदर ये जितना भी थ्योरी पोर्शन है इसको तो कवर किया ही हुआ है उन्होंने, साथ ही साथ उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, अलग अलग वेरिएशन वाले न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, और कई यूनिवर्सिटीज़ को वो प्रोवाइड किया हुआ न्यूमेरिकल मिलेगा उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के साथ मेंशन्ड है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के साथ मेंशन्ड है। तो के उमा राव एक नई बुक है। अगेन आप अगर चाहें तो BL थरेजा की बुक को भी रिफर कर सकते हैं इस पोर्शन को पढ़ने के लिए। BL थरेजा की बुक अगर आपके पास है तो ये पर्टिकुलर पोर्शन भी आप कवर कर सकते हैं, दैट इज आवर मैग्नेटिक सर्किट का पोर्शन। देन आगे मैं बात करूं तो नेक्स्ट मॉड्यूल जो हम लोगों ने जैसा लिखा हुआ है, आवर नेक्स्ट मॉड्यूल इज फॉर DC मशीन्स, दैट इज मॉड्यूल नंबर 5। तो अगर आप DC मशीन पढ़ रहे हैं तो DC मशीन के अंदर आप यूज कर सकते हैं बुक ऑफ नागराथ एंड कोठारी। नागराथ एंड कोठारी जो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हायर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ये लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे इस नाम से। नागराथ एंड कोठारी की बुक जो होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे ही प्रॉपर डील करती है। इस बुक के अंदर आपको AC मशीन्स, DC मशीन, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता चलता है। तो जैसा कि हमारा एलिमेंट्री सब्जेक्ट है, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला सब्जेक्ट है, बिल्कुल बेस है ये, तो उस बेस के हिसाब से अगर आप DC मशीन के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो नागराथ एंड कोठारी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहें तो आप JB गुप्ता की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। JB गुप्ता की बुक के अंदर खासियत ये है और डिफरेंस ये है इन दोनों बुक के अंदर कि JB गुप्ता की बुक के अंदर आपको न्यूमेरिकल काफ़ी अलग अलग वैरायटी के मिल जाएंगे, जबकि नागराथ एंड कोठारी के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट तो मिलता है लेकिन न्यूमेरिकल थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे वहाँ पे। तो नागराथ एंड कोठारी की बुक आप तब प्रेफर कर सकते हैं जब आपको बेसिक कंसेप्ट्स जानने की ज़रूरत हो, सारे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने की ज़रूरत हो,
तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे मॉड्यूल नंबर 5 दैट इज डीसी मशीन के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा नागरथ एंड कोठारी या जेबी गुप्ता की बुक। कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोगों ने देखा कि जेबी गुप्ता की बुक में आपको न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, वैरायटी ज़्यादा मिल जाएगी। नागरथ एंड कोठारी की बुक भी बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर आपको थ्योरी पोर्शन समझना है तो नागरथ एंड कोठारी की बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। जेबी गुप्ता की बुक भी कंपैरेटिवली अच्छी है, थोड़ा कम थ्योरी थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। लास्ट मॉड्यूल की मैं अगर बात करूं तो मॉड्यूल नंबर 6 दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अगर आपको पढ़ना होगा तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं पीएस भीमरा की बुक को। पीएस भीमरा की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जो बुक आती है वो ट्रांसफार्मर्स के चैप्टर में बहुत अच्छे से डील करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जेबी गुप्ता की बुक भी यूज़ कर सकते हैं। जेबी गुप्ता के बुक के अंदर भी आपको ट्रांसफार्मर का काफ़ी अच्छा पोर्शन मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर के जैसे ये ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के न्यूमेरिकल्स हैं और एफिशिएंसी कैलकुलेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी काफ़ी अलग अलग वैरायटी में पीएस भीमरा में कवर्ड है, नागरथ कोठारी की बुक के अंदर भी कवर्ड है और जेबी गुप्ता की बुक के अंदर भी कवर्ड है। तो बेटर ऑप्शन जैसा कि मैं आपको बोलूँ तो पीएस भीमरा की बुक होगा, वो कंपैरेटिवली आपको ये समझाएगा प्रॉपर वे में कि आप 3 फेज एसी और सिंगल फेज एसी के बेसिक कंसेप्ट्स को और मैग्नेटिक के कंसेप्ट्स को कैसे कंबाइन करके यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट्स को समझने के लिए। तो काफ़ी अच्छा है, को रिलेशन दिया हुआ है इसके अंदर, एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिया हुआ है और साथ ही साथ इसके अंदर अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो मैं आप सबसे बिल्कुल ये उम्मीद रखता हूँ कि ये सारे वीडियो सेशंस जो होंगे वो आपके काम आएंगे, आपको काफ़ी हेल्प पहुँचाएंगे और आप जहाँ भी जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, जिस भी स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे या गेट एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स होंगे, डेफिनेटली ये सारे वीडियो सेशंस आप ही के लिए बन रहे हैं, आप ही को हेल्प करने के लिए बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ाई में आगे बढ़ना चाह रहा है, बिल्कुल कोशिश करना चाह रहा है कि वो इन सब सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सके, सब सब्जेक्ट्स के डिफ़िकल्टीज़ को समझ सके इजी वे में, तो वो हमारे वीडियोस को बिल्कुल फॉलो कर सकता है। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा, आगे मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स में। मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा जैसा कि हम लोगों ने यहाँ बात किया हुआ था इन सभी टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।